हेलो एंड फखर राग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात करनी है। एक तो यूएनजीए का जो एनुअल सेशन है, वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, और दोनों अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लोग, उनके डेलीगेशंस, उनके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो अपनी बारी दे चुके हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब जाने वाले हैं 10 रोजा दौरे पे अमेरिका। यकीनन पाकिस्तान को वो जवाब देंगे जो कुछ अनवर काकर साहब ने वहां पे बोला। इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ कनाडा और भारत के दरमियान जो कुछ अभी चल रहा है, बात काफी बढ़ गई है। लेकिन क्या जो I-5 के कंट्रीज है जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, क्या वो कनाडा के साथ खड़े हैं या नहीं? खबरें ये आ रही है कि वो साथ नहीं दे रहे। तो भारत की कितनी बड़ी जीत है और कितना टफ टाइम मिल सकता है कनाडा को? खालिस्तान मूवमेंट कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है कि ये मूवमेंट जो है, कहते हैं दोबारा जिंदा हो गया। हालांकि 1984 के बाद जितना मैंने थोड़ा बहुत इस पे पढ़ा, तो कहते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कैसे कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में या अमेरिका में ये लोग इसको ऑपरेट करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और आज काफी लंबे अरसे के बाद हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, और यकीनन आप सब जानते हैं रामनिक मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी और काफी अरसे के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बाकी बातें तो जो होगी वो होगी, वो चलती रहेगी, लेकिन मेरे साथ आज मौजूद है रामनिक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबे अरसे के बाद गुफ्तगू करने का हमारे को मौका मिल रहा है। बहुत काफी लंबा वक्फा गुजर गया बीच में, है ना? बहुत लंबा। और यकीन करें कि मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। बीच में से कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से राब्ता भी नहीं हो सका। हालांकि मैसेज पे कभी कभार रामनिक साहब से कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात हो जाती थी। तो खैर, एनीवे, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच रामनिक साहब, आपके टाइम का कि आप मेरे शो में आए, शो ज्वाइन कर रहे हैं। रामनिक साहब, एक तो यूनाइटेड नेशन में हर साल एक एनुअल सेशन होता है। पूरी दुनिया रिप्रेजेंट करती है अपनी कंट्रीज को, पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी करते हैं। कश्मीर का मुद्दा, बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि यार अब इसको छोड़ दो, या मतलब इसको किसी एक पासे कर दो, बस बहुत हो गया यार, कुछ होना है नहीं इसमें से, ना कुछ निकल रहा है ना कुछ बन रहा है। आप जितनी मर्जी इसके ऊपर तकारीर करें, स्पीचेस करें, घंटे की करे, 2 घंटे की करे, लेकिन कुछ नहीं निकलना। अब अरब कंट्रीज ने भी ऐसा लगता है कि हाथ उठा लिया। आप क्या कैसा देख रहे हैं इस इशू को कि हमारी तरफ से उठाया तो जाता है ये मुद्दा, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी या एज एनालिस्ट आपसे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो यूएनजीए जनरल असेंबली जो है एक इट्स ए रूटीन अफेयर। और वहां पे आके तमाम जो मुल्क हैं, दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, उनके सदर आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके वजीर आजम आते हैं, जो भी जिनको भी वो करते हैं डेजिग्नेट किया, आप जाके बोलेंगे वहां पे। जी। पाकिस्तान में क्या है कि मेरे ख्याल अनवारुल हक काकड़ है इनका नाम। तो जी। काकड़ साहब का जिम्मा क्या है? काकड़ साहब का जिम्मा है कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तैयारी कीजिए, इलेक्शन करवाइए, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में जमहूरियत के कायदे से, जिसके अंदर जो भी ज्यादा सीटें लेके आए, और जैसी जमहूरियत होती है भारत में भी हुआ। भारत में बल्कि 30 साल, 3 दहाकों तक ऐसा चलता रहा कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट आई, और उस 30 साल के वक्फे में भारत दुनिया के पटल पे कमजोर हुआ। और फिर जैसे आज आप कह रहे हैं कि लोग अक चुके हैं, पक चुके हैं, थक चुके हैं कि भाई हमको अब स्टेबिलिटी चाहिए। और जो जैसा आपको मैं कह रहा था कि आपने बताया कि काकड़ साहब ने कश्मीर का मुद्दा फिर एक बार यूएनजीए में उठाया, और ठीक बिल्कुल सही, पाकिस्तान की आवाम, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि समझदारी के रास्ते पे, कि इसमें से निकलना जाना कुछ है नहीं, होना जाना कुछ है नहीं। और जितने भी वजीर आजम आपके पिछले जितने भी वजीर आजम हैं आपके, उनकी जो गलतियां हैं, जो डिप्लोमेटिक फेलियर है, देखिए मैं आपको 2 बातों से बिल्कुल वाजे करा देता हूं। इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री, भारत एक कामयाब मुल्क है, बेशक। इंडिया हैज अराइव्ड, इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेटिक पावरस, यानी कि जो हमारी डिप्लोमेटिक कुव्वत है, हमारी इकोनॉमिक पावरस, यानी कि जो हमारी माली कह लीजिए, या आपके उर्दू में जो भी आप बोलते हैं, जी, वो वैश्विक स्तर पे हम तीसरे नंबर पे
जाने वाले हैं, बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी बन जाएंगे। मिलिट्री पावर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हर एक वो चीज जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर, एक कामयाब मुल्क के अंदर होनी चाहिए, वो आज भारत में मौजूद है। बेशक। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी, एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन इंडिया। एक चीज है। दूसरा, वहीं चाहे स्पेस रिसर्च की बात हो, इंडिया हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। हम लोग चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, मार्स पे चले गए, और अभी भी मतलब आप सोचिए ना, 75 साल के बाद अभी भी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। और जो पैसा आपको कायदे से अपने गरीबों को, अपने बच्चों के जो मुस्तकबिल है, अपने बच्चों के फ्यूचर के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं इसमें, इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा है कि आपने जंग में रहना है भारत के साथ, आपने युद्ध की स्थिति में रहना है। यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्या है, मैं आपको जरा सा अगर आपको बता दूं सर, आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव में है। ये वो जरखेज जमीन आपके पास पंजाब की है, जिस जमीन में से जब ये भारत और पाकिस्तान एक मुल्क होते 47 से पहले सोना उगलती थी, ये जमीन सोना। बेशक बेशक बेशक। और अब आपको चावल, गंदुम यानी कि कनक, आटा, दालें, तेल, चीनी सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और वो इंपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, आप बहुत प्रेशियस, आपका फॉरेन एक्सचेंज लूज करते हैं जिस वक्त आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मुल्क डेट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसा डेट ट्रैप में फंसा हुआ है कि आप ब्याज, सूद, इंटरेस्ट, जो कि कायदे से इस्लाम में हराम है, उसके चंगुल में उस हद तक फंस चुके हैं कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग और ब्लैकमेलिंग दुनिया के जो बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना है, या और जो पश्चिम के IMF है, वेस्ट के, चाहे वो यूके है, यूएस है, ये सब आपको आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज भी आपकी कंसंट्रेशन कहां पे कि हमने, यार आप देखिए ना, आपका वजीर आजम क्या मैसेज लेके जा रहा है कि साहब कश्मीर का मुद्दा मसला है कश्मीर। खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, चावल नहीं है, बिजली नहीं है, दूध महंगा, तेल महंगा, पानी महंगा। आप एक बार तो, I hope better sense prevails in the Pakistani leadership, both the deep state military establishment and the politics. यानी कि आपकी जो राजनीतिक लोग हैं, जो सियासतदान हैं, आपकी जो डीप स्टेट है, जो आपके फौज है, कुछ थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल हो। आप अपने मुल्क में अपने शहरियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए कुछ बेहतर कर लीजिए। ये पैसा जो आप कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में घुसने की, और ये जो आप खर्च रहे हैं, ये जितनी आपने एक नेगेटिव कैंपेन और एक जो आप नैरेटिव बिल्ड करते हैं भारत के खिलाफ, आप जो एक्शंस लेते हैं, जो जिस आपका खर्चा बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर। बेशक, बिल्कुल सही। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपको बॉर्डर लगता है हमारा, ये एक मुल्क था, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और आप कहां पे हैं? और मैं आपको वाजे बता देता हूं, उस बात में कोई शर्म नहीं है। एक वक्त था जब पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपए से ज्यादा ऊपर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भारत की इकोनॉमी से बेहतर माना जाता था। बेशक, बिल्कुल। आप भारत से तो क्या, आप बांग्लादेश से कंपीट नहीं कर पा रहे। सर, इस वक्त साउथ एशिया में वर्ल्ड बैंक की कल की रिपोर्ट आई है कि इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे हम हैं। 10 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। ये ना मैं कह रहा हूं, ना आप कह रहे हैं, ना हिंदुस्तान कह रहे हैं, ना कोई पाकिस्तानी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। और मैं वही उसी बात पे मैं आपको फकर भाई लेके आ रहा हूं। देखिए, हम जिंगोइज्म कितना भी कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान को 100 गालियां दे सकता हूं, मैं इतनी बातें कह सकता हूं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो शर्म महसूस करें कि हम यार किस मुल्क के शहरी हैं, हम किस देश में, हम किस कंट्री में हम सिटीजन हैं। बट मैं वो नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा वेकअप कॉल आना चाहिए, एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि दरअसल ये पैसा जो आप भारत से लड़ने के लिए या भारत के खिलाफ साजिशों में खर्च रहे हैं, अपने शहरियों पे खर्च लो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना लो। 10 करोड़ आवाम पाकिस्तान की गरीबी
में गुर्बत में वक्त गुजार रही है, बिल्कुल अगले दिन का खाना, अगले वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं ये पता नहीं है। बिल्कुल आपको कश्मीर चाहिए, मिलेगा भी नहीं, जो है वो भी जाएगा। बांग्लादेश टूटा आपसे क्यों? आपकी पॉलिसीज के कारण। बिल्कुल सही। आपसे बलूचिस्तान टूटेगा, सिंध टूटेगा, पख्तूनिस्तान आपका अलग बनेगा। ये जब भी आपका मुल्क टूटेगा, ये आपकी वजह से टूटेगा, हमारी वजह से नहीं टूटेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंट्री, नॉट अस। एब्सोल्युटली राइट। हम तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, जिसमें आप लोग कायदे से अपने जो शहरी हैं, जो अपने सिटीजन हैं, अपनी जो आवाम है आपकी, आप एक बार सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज को लेके आइए। आप एक बार अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। आप एक बार एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की बात कीजिए। अब आप यकीन मानिएगा और लिख के रख लीजिए, पाकिस्तान का बॉर्डर एक दुश्मन मुल्क के साथ नहीं, दो दुश्मन मुल्कों के साथ लग रहा है। जब अफगानिस्तान वाजे तौर पे ये क्लेम करता है कि ये मरगला की पहाड़ियां हमारी हैं, यहां तक का इलाका हमारा है, और पिछले दिनों चित्राल में क्या हुआ आपने देखा। बेशक, बिल्कुल सही। और मैं बहुत देखिए, तालिबान का जो पॉलिसीज है मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, एब्सोल्युटली। पर जो पठान कौम है, मैं पठानों की इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके अंदर कुछ उसूल बाकी हैं। ये जो आपके यहाँ पे पंजाबी मुसलमान हैं जो आपके मुल्क को चला रहे हैं, इनके अंदर कोई वैल्यूज बाकी नहीं है, इनके अंदर कोई प्रिंसिपल्स बाकी नहीं है, सिर्फ ग्रीड है, लस्ट है, इनके अंदर हवस है पैसे की, हवस है पावर की। इंसान को इंसान नहीं समझते, शहरी को शहरी नहीं समझते। पॉलिसीज बनाइए जहां पे आपकी आवाम को कुछ राहत मिले, आराम मिले। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं, वाजे बता रहा हूं, अफगानिस्तान आज पाकिस्तान से बेहतर हालातों में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेहतर है। तेल, चीनी, चावल, आटा, दाल, पत्ती, दूध, सब्जी, फल, सब अफगानिस्तान में आपसे सस्ता है। सर 6% इन्फ्लेशन है, इंडिया से थोड़ा सा ऊपर इन्फ्लेशन है वहां पर, तो हमसे तो बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ 50% इन्फ्लेशन है, तो हम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते उनके साथ। और मिलिट्री पावर की बात करो तो जब अमेरिका बहादुर यहाँ से नेटो जब भाग के गया अफगानिस्तान से दुम दबा के, उसके बाद जितना वो वेपन छोड़ गए हैं, जितना असला वो छोड़ गए हैं तालिबान के हाथ में, पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता अफगानिस्तान का। इफ पुश कम्स टू शव, आफत आ जाएगी पाकिस्तान में। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ पख्तूनिस्तान में या ये ऊपर केपीके में दिक्कत नहीं है, चित्राल में मरगला तक की दिक्कत नहीं है, वो बलूचिस्तान के ऊपर भी क्लेम करते हैं। बलूचिस्तान का बड़ा इशू है, बलूचिस्तान वाले बॉर्डर और बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा टीटीपी ऑपरेट कर रही है, पिछले तकरीबन 1 साल से कर रही है जी। तो आप फोकस कीजिए, आप कश्मीर इतना सा है, कश्मीर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर आप इसको कायदे से देखें, 35 किलोमीटर ऐसे और 11 किलोमीटर ऐसे, आप उसको आप मैप खोलिए और आप उस पर गाइड लगाइए, कश्मीर है कितना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके लिए उस जमीन के टुकड़े के लिए जो आपका कभी नहीं था और कभी होगा भी नहीं, उसके लिए आप अपनी आवाम को बर्बाद कर रहे हैं, अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए ना, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा रामनिक जी, ये वाली बात आपने की, बिल्कुल सही की। मैं यकीन करें कि बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी में कहता हूँ कि यार ये रियलिटीज हैं। बेशक हम इसको जितना मर्जी हमने डिनाई किया या करते रहें, उसे कोई फायदा नहीं है। मैंने इसलिए स्टार्ट इसी से लिया कि हम 75 सालों से यही मुद्दा लेके जाते हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि यार हमारी आवाम जो है, क्यों 10 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे, जिनके पास बमुश्किल से $1 या $1.5 डेली का आता है, जिसपे 2 बंदे या 3 बंदे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो 2 टाइम का खाना खा सके। कहीं पे भी नहीं खा सकते, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में और ना हिंदुस्तान में। तो उस चीज की हमें नहीं फिक्र, लेकिन हम यही कहानी लेके बैठे हुए हैं कि जी हमने ये करना है, वो करना है। और काकड़ साहब से आई एम सॉरी टू से, लेकिन एज ए सेनेटर मेरी उनसे बड़ी एक अच्छा ताल्लुक रहा है इनके साथ। अब प्राइम मिनिस्टर बने तो खैर मेरी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा होता रहा। लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के आदमी, और खैर है भी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन रामनिक जी, एक चीज, इंडिया ने एक सफर शुरू किया, 1947 में हमारी सेपरेशन हो गई, 71 में बांग्लादेश सेपरेट हुआ, हमसे अलग हुआ, एक अलग मुल्क बन गया। लेकिन
जब हम बांग्लादेश को देखते हैं और हिंदुस्तान को देखते हैं तो कहीं पे कंपैरिजन बनता नहीं है, बल्कि मैंने तो आपको कहा कि अफगानिस्तान के साथ भी मैं पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं करता। डॉलर 89 रुपीस का है, इन्फ्लेशन रेट वहां पे 6 से 7% है, मेरे मुल्क में 50% है। यहाँ पे डॉलर 300 का है, वहां पे इतने का है। वहां पे लोगों के पास चीजों की अवेलेबिलिटी मेरे से बेहतर है। वहां पे लोड शेडिंग ऐसी नहीं है जैसे कि मेरे मुल्क में है। बिजली के इतने बिल नहीं आते जितने कि मेरे मुल्क में आते हैं। तो ये सारी चीजें, कौन सी गलती कश्मीर के अलावा कौन सी ऐसी गलती आपको नजर आती है कि पाकिस्तान ने फोकस नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, कहीं और देखता रहा? देखिए क्या है कि जब डाउनफॉल होता है ना, जी। उसका एक कारण नहीं, उसके वजूहात कई होते हैं। और ये ओके। कम्प्लेक्सिटी होती है इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की, जब इकट्ठी होती हैं तब आप एक कोलेट्रल फेलियर देखते हैं। जी। जो पाकिस्तान के सूरत में दुनिया आज देख रही है, कोलेट्रल फेलियर देख रही है कि धीरे 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 ये एक फेल्ड नेशन, एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। राइट। आपकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर की स्थिति आने वाली है बहुत जल्दी। सिचुएशंस अगर ना संभाली गई, यू आर लुकिंग एट अ सिविल वॉर एंड इट्स बहुत जल्दी है। आप यू आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। और उसका कारण क्या है? आपकी परसिस्टेंटली नेगेटिव पॉलिसीज, परसिस्टेंटली नेगेटिव पॉलिसीज, ओके। एक नहीं कई। जब आप सोशल आइसोलेशन की बात करते हैं, जब आपने ये मान लिया कि चाहे वो 1000 मील दूर हो, वो मुल्क का हिस्सा है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है, और आपने ये अडॉप्ट कर लिया कि हम जमहूरियत हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी, चाहे आप उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह लीजिए। आपने कहा कि हम एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पार्टी जीती उस वक्त उसको यदि आप वजीर आजम बनने देते, बेशक, बिल्कुल। तो ये मुल्क दो हिस्सों में ना पड़ता, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बांग्लादेश की है उससे बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान की, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की होती। पर क्योंकि क्योंकि एक कम्युनिटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ये काले नाटे भद्दे बंगाली हमारे पे राज करेंगे, जबरदस्त। तो उन्होंने उसको आइसोलेट किया, उसको बाहर निकाला, और उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। बांग्लादेश में पॉपुलेशन के लिहाज से जितनी सीट्स होनी चाहिए उतनी नहीं दी। बिल्कुल। परसिस्टेंटली आपने, जैसे गोरों ने जुल्म और जबर किया भारत के ऊपर, उसी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सर्चलाइट के रास्ते आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों ने किस तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर जुल्म किया, जबर किया। जी। और उसके बाद एक सोशल मूवमेंट खड़ी हुई जिसके तहत वो एक अलग मुल्क बना। आप फिर आगे बढ़िए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपकी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में। देखिए, आप जब एक मूवमेंट अपनी कंट्री में खड़ा करते हैं, व्हेन यू क्रिएट अ फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर इन योर कंट्री, जब आप एक शैतान को अपने मुल्क में पैदा करते हैं, उसको आप बढ़ाते हैं कि वो ये दूसरे को मारेगा, आप भूल जाते हैं वो आपको भी मार सकता है। बेशक, बिल्कुल। जब आप पॉलिटिकली किसी को डिफीट नहीं कर सकते, तो आप उस प्रधानमंत्री को सूली पे टांग देते हैं। ये आपका इतिहास है। बेशक। जब आप एक औरत को पॉलिटिकली नहीं हरा सकते, उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते, उसको डिफीट नहीं कर सकते, तो आप उसको सरे बाजार गोली मार के मरवा देते हैं। बिल्कुल मरवा देते। बेशक। फिर जब आप पॉलिटिकली किसी वजीर आजम को डिफीट नहीं कर सकते, या उसकी जो पॉलिटिकल क्लाउड कह लीजिए या एक्सेप्टेंस कह लीजिए आवाम में ज्यादा होती है, तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल देते हैं। फिर एक दूसरे मुल्क के सदर को या उसके सुल्तान को बीच में आना पड़ता है कि साहब ये आप इसको भेज दीजिए, निकाल दीजिए। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके असाइलम लेके रह रहा हो, उस मुल्क की क्या बात करेंगे? फिर आप इमरान खान की, अब मैं नवाज शरीफ के बाद इमरान खान पे आ जाते हैं जी। इमरान खान को घसीट घसीट के आप लोग ले गए कोर्ट में, उसके बाद आपने इसको जेल में डाल दिया, और उसको आप, यू आर नॉट इवन फीडिंग योर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। जब आप किसी की बातों का जवाब नहीं दे सकते, उसको आप पॉलिटिकल डिफीट नहीं कर सकते, तो आप दूसरे हथकंडे अपना के, आप देखिए ना, आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान की फेलियर का क्या कारण है। आपने कितनी बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कितने वर्जन्स हैं? बिल्कुल बोले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो अभी कौन से सन का बताइए? तो ये
इट्स अ सिस्टमैटिक फेलियर जो है ना, और वो आपको जो कैटास्ट्रॉफी आज नजर आ रही है वो इतने सालों से चली आ रही थी। और एक जो दिक्कत है, पाकिस्तान को आज तक कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पे जाके प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया हो, जबरदस्त। उसने पाकिस्तान की इंटरनल पावर को हार्नेस किया हो, लोगों को जोड़ा हो, एक सोशल बिल्कुल सही। मूवमेंट क्रिएट किया हो कि हमने पाकिस्तान को कामयाब बनाना है। हाँ, और आपने जिस तरीके से जहर घोला है अपने बच्चों के दिमाग में, और मैं ये बात नहीं आज की नहीं कर रहा हूं, आज जो आदमी 60 साल का भी है ना, जो 15 साल का, मतलब 15 साल के बाद पैदा हुआ हो पाकिस्तान की आजादी के, जी बिल्कुल। जो 70 साल का भी आदमी है ना, उसकी एजुकेशन सिस्टम के अंदर हेटरेड है। बिल्कुल। आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि ये हिंदू है, ये सिख है या काफिर है, इनकी बच्चियां उठा लो, इनको मार दो। बेशक। बिल्कुल। आपका एजुकेशन सिस्टम आपको नफरत सिखाता है, आपको ग्रोथ नहीं सिखाता। और जो माँ बाप पैसा खर्च के अफोर्ड कर सकते हैं वो देश के बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने मुल्क से बाहर। बिल्कुल। यस। और जो लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने बच्चों को कैरियर प्रोग्रेशन में लेके जाना चाहते हैं, वो लोग इन सब चीजों से दूर हैं। और बिल्कुल यकीन ठीक है। मानिए, जब पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम गरीबी के नीचे है और उस वक्त उनको 2 वक्त की रोटी देते हुए कहें कि आप अपना बच्चा यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग कैंप में भेज दीजिए, और वहां पे उसकी इंडोक्ट्रिनेशन हो कि भाई आपने भारत के ऊपर अटैक करना है, हमने कश्मीर लेना है, हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर वहां पे ये अत्याचार हो रहा है, वहां पे मुस्लिमों को मारते हैं, मतलब पूरा झूठ। मुस्लिम्स इन इंडिया आर इक्वल सिटीजन्स, एग्जैक्टली। हैव इक्वल राइट्स। और अगर आप यकीन माने तो मोर राइट्स देन द मेजॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कमीशन अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है, एक्सेसिव राइट्स हैं, अपना लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है। किसी और हिंदू से या सिख से ज्यादा हक मिलता है मुसलमान, बिल्कुल और ठीक। ये पढ़ाया जाता है कि साहब वहां पे तशद्दुद हो रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बल्कि एक दफा मेरी इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों के साथ बात हो रही थी, तो मैंने एक बात की उनसे। मैं कहा यार, मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब की एक एग्जांपल दी। मैं कहा जिस तरह बढ़ चढ़ के वो पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, मैं कहा मैं किसी अपने हिंदू पार्लियामेंटेरियन को, अपने किसी सिख पार्लियामेंटेरियन को, अपने किसी क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियन को, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि कभी हम उनको इतना वो फ्री हैंड दे दे कि वो जो दिल उसका करे वो वहां पे बोल, या पार्लियामेंट से बाहर आके जो उसके दिल में आए तो वो बोल ले। वो रमेश कुमार साहब हो, वो कोई और हो, कोई और हो, नहीं। ये फर्क है। बेशक हम इसको अनफॉर्चुनेटली हम बड़ी दुगली पॉलिसी लेके चलते हैं और हम कहते हैं जी बड़ा ये है तो बड़ा वो है। इसमें मुझे जी जी भाई, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात करी, आप अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान उठा के देखिए, कहता है कि 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, अब ये 80 करोड़ हिंदुओं को निपटा देंगे। वो लेजिस्लेटर था उस वक्त, MLA, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही। डेमोक्रेसी इंडिया में एक्सेसिव डेमोक्रेसी है यहाँ पे। मतलब हम ये मान के चलिए कि जो राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। जब आप सेसेशनिस्ट बात करेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे, देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक आल्सो। वो तो एक अलग चीज हो गई ना, वो एक अलग है। अगर उनके आप खिलाफ कोई भी मान के चलिए कि अगर पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी, चाहे वो MLA या MNA बोलते हैं आपके, मेंबर बिल्कुल नेशनल जी, एमएनए असेंबली, बोलते हैं जी जी जी। वो MNA क्यों ना हो, उसका इलाज कर देंगे आप लोग। सर वो बेचारा जुर्रत कर ही नहीं सकता कि वो बोल रहा, मैं आपको गारंटी से वो के साथ ये श्रीलंका का बात एक कर रहा हूँ। मैनेजर था फैक्ट्री में, उसने पता नहीं की भी थी या सियालकोट नहीं में, की थी, सियालकोट में। जी बिल्कुल। उसको जला के मार दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह तो रहे आपने इतनी नफरत भर रखी है अपनी आवाम के अंदर, पहले अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कीजिए आप। हैं। जब पहले ही तक आप हम इंश्योर कीजिए। देखिए, भारत में जब मिड डे मील शुरू करी, उसके बाद ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, एडमिशन रेट बढ़ा। जबरदस्त। हम लोग लिटरली फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टार्टअप, स्टैंड अप, जनधन, इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 9 साल में, कि 9 साल में
भारत उस लेवल पे आ गया जो हम मतलब प्रोग्रेशन में सोचते थे कि 25 से 30 साल लग जाएंगे, और आप लोग पिछले 10 साल में इतने गिर गए जो हम सोचते थे कि यार शायद इनको गिरने में 20 साल लगते। 20-30 साल लगेंगे, तो बिल्कुल जो सही कह रहे हैं। ग्रोथ है भारत की और जो डाउनफॉल है पाकिस्तान का, वो ऐसे हुआ एकदम। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा रामनिक जी, एक चीज और वो ये है कि इस वक्त कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब का एक स्टेटमेंट आया पार्लियामेंट में। यकीन पहले तो मुझे भी बड़ा मतलब हैरान कुन लगा, मैं कि कैसे ये बात, एक प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अगर बात करते हैं तो यकीनन वो बेशक छोटा मुल्क हो बड़ा मुल्क हो, लेकिन अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने की, कहानी स्टार्ट हो गई और फिलहाल तक तो अभी तक चल रही है। एक तो मुझे सर ये बताइएगा कि क्या इसकी मतलब बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो ये कोई पुराना मसला है, या वेस्ट वर्सेस इंडिया का प्रोग्रेस का इशू है, या खालिस्तान वाकई मूवमेंट का कोई इशू है? क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है देखने को मिल रहा पहली बात तो मैं आपको, जो मेरा माइंडसेट है, है? जी एंड आई बिलीव जो हमारी डिप्लोमेटिक पावर्स है, जो हमारी कुव्वत है, उसके चलते ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, जी चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक। हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सही। ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। और वेस्ट की एक पॉलिसी है, और आप नोट कर लेना और अपने पाकिस्तानी साथियों को बताइएगा कि वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड इसलिए करके गए कि ये जो अगर मुल्क, ये खित्ता इकट्ठा रहता बड़े सगीर का, जी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और नेपाल वाज वांटिंग टू ज्वाइन इंडिया एट वन पॉइंट इन टाइम, ये दुनिया पे राज करता। अब चूंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत एक छोटा अपने साइज के मुताबिक, जो प्री इंडिपेंडेंस था उसके मुताबिक उससे छोटा रह गया। इन्होंने हमारी सक्सेस को डिले किया है, डिनाई नहीं कर पाए। फाइन। और दो बातें मैं आपको वाजे बता दूं। वेस्ट का काम नंबर 1, इंडिया और पाकिस्तान को जेली स्टेट में रखना, लिक्विड नहीं होने देना। जैसे इराक लिक्विड हुआ, अफगानिस्तान लिक्विड हुआ, मेल्ट डाउन आ गया, बर्बादी हो गई। लिक्विड स्टेट नहीं होने देना, और सॉलिड स्टेट तो बनने नहीं देना। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, यूएस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं, मतलब मजबूत मुल्क। समझ गया, बिल्कुल सही। और इंडिया उस जेली स्टेट के माइंडसेट से निकल चुका है। आज बता रहा हूं, दूसरी बात मैंने कहा था 2 बताऊंगा, दूसरी बात नोट कर लीजिए। इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, द ग्लोबल लीडरशिप इज स्टैंडिंग इन ओवेशन। खड़े होके दोनों पैरों के ऊपर हाथ जोड़ के ताली बजा के भारत का स्वागत किया जा रहा है कि भारत आ चुका है। और हम छोटे होते थे फकर भाई, हम एक गाना सुनते थे, वो गाना था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और मैं आपको वाजे बता रहा हूं, ऐलानिया बता रहा हूं, हम कामयाब हो चुके हैं। बेशक भारत कामयाब हो चुका है। और रही बात कनाडा की, जस्टिन ट्रूडो, मैं डिप्लोमेटिक बात कर रहा हूं, और मैं और बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, और मेरी भाषा, मेरे शब्द भी बड़े सदे हुए हैं, जो अल्फाज हैं जी। कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है, और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और घसीट भी इसलिए रहे हैं कि ये ऐलानिया तौर पे जितने बड़े ममालिक हैं पश्चिम के, वेस्ट के, ये गोरी चमड़ी सोचते हैं कि ये लोग सुपीरियर हैं। ये आप देख लीजिए, आप भारत के साथ करेंगे ऐसा तो आपके साथ ये करेंगे हम। दिस ट्रीटमेंट विल बी मेटेड आउट टू यू। आपके साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा जब आप भारत से पंगा लेंगे।
ओके। आगे बात खालिस्तान की, जो आपका दूसरा सवाल था। जी जी ये 80 के दहाके से ये तमाशे चल रहे हैं। बिल्कुल। दुनिया में दो मुल्क हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को पनाह देते हैं। पहला है कनाडा। भारत का जो गैंगस्टर, जो मर्डरर, जो क्रिमिनल, जो हिस्ट्री चीटर, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, ये 5 अलग अलग दर्जे के लोग हैं जो, उनको कनाडा ने अपने मुल्क में एक ऑनरेबल सिटीजन, यानी कि एक शहरी का, एक वहां का सिटीजन कह लीजिए आप, उसका औहदा दे रखा है कनाडा जी ने। और दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, राइट। जो इंडिया के टेररिस्ट हैं, जो इंडिया के इनामी मुजरिम हैं। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, मौलाना मसूद अजहर आपके पास है, और तमाम भारत के जो टेररिस्ट हैं वो आपने पाल रखे हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आपके घर से मिला था। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये आपको इवेंचुअली आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, जैसे आपने फेस की पहले पाकिस्तान ने, हाँ अब बिल्कुल। कनाडा फेस कर रहा है वो आइसोलेशन। और मैं आपसे बात करते हुए, ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो ये आपके मौलाना हैबतुल्लाह अखुंजाद हैं जी अफगानिस्तान बिल्कुल। के, और वो जी आपने कुछ एक वर्ड यूज किया था, इमारत इस्लामी। इस्लामिया जी जी अफगानिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये जो भी उनको आप कह लीजिए, जी जी क्या बिल्कुल। उसका जी औहदा क्या है, जी जी वो वाजे एलानिया तौर पे कहते हैं कि साहब हमारे को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल। क्या? और आप हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल सही। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब, हाँ साहब, ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन आप कनाडा ये ने तो हमें सोचिए कोई कि लिफ्ट नहीं कराई मुल्क ना, हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना। मतलब हाँ, ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूं, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए, क्या वक्त आ गया है इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा जी। इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, ओके। क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, या गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो बिल्कुल चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला, और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। या बिल्कुल। 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। जबरदस्त। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया। जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं, वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा। कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद, अगला कुछ और तैयार है। बिल्कुल तो सही। कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो यूएनएससी का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। नो और डाउट चाइना अबाउट को दैट। काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है।
बिल्कुल सही कह रहे और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। बहुत awkward पोजीशन है सर। बहुत awkward पोजीशन है। उसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि एक अलग बड़ा मुद्दा है। और उस हवाले से खैर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी कुछ अच्छी नहीं है कनाडा कि ने फकर भाई, कनाडा ने भारत की 9 से ज्यादा जो दहशतगर्दी तंजीमें खालिस्तानी, चाहे वो WSO हो, खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, बबर खालसा इंटरनेशनल हो, सिक्स फॉर जस्टिस हो, गुरपतवंत पन्नू जैसे जो अमेरिका के शहरी हैं वो जी बिल्कुल कनाडा पे आके हिंदुओं को धमकी देते हैं कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ, उसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप हैंड इन ग्लव है। और ये जो हरदीप निज्जर मारा गया, इसके बेटे ने एलानिया, इसके बेटे ने ये बयान दिया है कि साहब मेरे फादर के साथ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का निरंतर संपर्क था और मरने से 2 दिन पहले भी मिलके गए थे मेरे पिता। बिल्कुल, ये खबर पड़ी है। और हरदीप सिंह निज्जर जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत का 10 लाख का इनाम है उसके ऊपर। भारत का 10 लाख का इनामी दहशतगर्द आपकी एजेंसीज के निरंतर संपर्क में है। ये क्या शो करता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, ये तो प्योर सिंपल क्लियर एविडेंस है कि आप भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं, और ना सिर्फ हमारे इंटरनल अफेयर्स में, आप सिखों के मसलों में भी इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल सही। आपने वहां पे वो फर्जी सिख जो है खालिस्तानियों की शक्ल में सूरत में खड़े कर रखे हैं, और आप यहाँ पे वही 70 और 80 का दशक था, 83 से 93 का जो डिस्टर्ब पीरियड था पंजाब का, आप वो दोबारा क्रिएट करने की शुरू करने की कोशिश। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपका लिहाज किया जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है रामनिक साहब कि यकीनन अगर किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस की जाएगी, वो किसी भी तरीके से, वो खालिस्तान मूवमेंट के ज़रिए हो या किसी और तरीके से हो। और ये वाली बात इस पे ख़त्म करेंगे कि शायद 50 साल पहले वाला भारत नहीं है, 2023 वाला भारत है, जो G20 का भी मेंबर है, और दुनिया उसकी तरफ देखती है। दुनिया चाहती है कि उनके साथ उनके ताल्लुकात बने, बल्कि ना सिर्फ ताल्लुकात बने, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके साथ, वो अरब कंट्रीज हो, मिडल ईस्ट हो, वो यूरोपियन यूनियन हो, US हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या बाकी दुनिया हो। मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान ही बचता है जिसके ऊपर अब अवाम भी ये कह रही है कि बस कर दो, बहुत हो गया यार, कर दो। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, जितने पैसे आप बाकी चीज़ों पे खर्च करते हैं, अगर वो करीब से अमृतसर के ज़रिए, वाघा बॉर्डर के ज़रिए हमारा अगर कारोबार चलता है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को शायद उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती है, और जो 10 करोड़ पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे, शायद ये नंबर कम हो जाए। खैर एनीवे, रामनिक सिंह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।